दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया आज करीब 1.5 साल बाद जेल से छूटे हैं। वो 17 महीने से शराब घोटाले में अंदर थे। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आज शाम को मनीष सिसोदिया उस तिहाड़ जेल से बाहर आ गए जिस तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल अब भी बंद हैं। शाम को मनीष सिसोदिया बाहर आए तो उनकी पार्टी खूब जश्न मनाती नजर आई, लेकिन इस जश्न के शोर में नई मुसीबत की आहट भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तब केजरीवाल बाहर थे। आज वो बाहर हैं और केजरीवाल अंदर। मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तब वो डेप्यूटी सीएम थे, लेकिन जेल जाने के बाद उन्हें डेप्यूटी सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उनके पास बाहर कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे वो सीएम बना सकें। अब मनीष सिसोदिया के रूप में एक मजबूत विकल्प जेल से बाहर आ गया है। सवाल है कि क्या सिसोदिया के लिए केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या फिर केजरीवाल पहले की तरह कुर्सी से चिपके रहेंगे। सिसोदिया के बाहर आने से कैसे केजरीवाल का बना बनाया गेम बिगड़ा है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए, जब आज मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आए तो क्या माहौल था। मनीष सिसोदिया ने बाहर आकर क्या कहा, यह भी हम आपके सामने रखेंगे। असल में मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आए तो बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल के बाहर जमे हुए थे। मनीष सिसोदिया के बाहर आते ही तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी का जश्न शुरू हो गया। तिहाड़ जेल के बाहर की आज की तस्वीरें देखकर कुछ लोग ये तक कहते सुनाई दिए कि तिहाड़ जेल तो जैसे आम आदमी पार्टी का दूसरा घर हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर अपने नेताओं को तिहाड़ जेल से रिसीव करने जाते हैं और ऐसे जश्न मनाते हैं मानो ये आजादी की लड़ाई लड़कर बाहर आए हैं। जब संजय सिंह को जमानत मिली थी तब भी तिहाड़ के बाहर जश्न जैसा माहौल था। जब अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे तब भी तिहाड़ के बाहर मजमा लग गया था, और अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी यही माहौल तिहाड़ के बाहर नजर आया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पार्टी में नए बवाल की आशंका दिख रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से अरविंद केजरीवाल की सारी सियासी इक्वेशन बिगड़ती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने का उन पर दबाव बढ़ जाएगा? क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली के नए सीएम बन जाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नए बॉस हो जाएंगे? मनीष सिसोदिया के बाहर आने से उन नेताओं का क्या होगा जो केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में पार्टी को संभालने में लगे हुए थे? क्या उन नेताओं का कद फिर से कम कर दिया जाएगा? केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी पार्टी का चेहरा बन गई थी। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल की भूमिका का अब क्या होगा? मनीष सिसोदिया को जमानत मिलते ही ये सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सिसोदिया अब दिल्ली की कमान संभालेंगे? इसकी बातें भी होने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली को लीड करेंगे। एक बार सुनिए स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं और फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव कैसे बढ़ जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो स्वाति मालीवाल एक तरीके से ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को सरकार को लीड करना चाहिए। आज तो ये बात स्वाति मालीवाल ने कही है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही पार्टी के अंदर से ऐसी और आवाजें उठनी शुरू हो जाएं। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं। वो दिल्ली सरकार में केजरीवाल के डेप्यूटी रहे हैं। सिसोदिया केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी भी हैं और उनके पुराने दोस्त भी। एक वक्त तो ऐसा भी था जब चर्चा ये चलने लगी थी कि अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी मनीष को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से उतर जाएंगे। तो उस हिसाब से भी पार्टी में मनीष सिसोदिया का कद बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर अब सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के पास किसी मजबूत और भरोसेमंद नेता को सीएम बनाने का कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया के बाहर आने से यह तर्क भी कमजोर हो जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, बाहर उनकी सरकार की बहुत फजीहत होती रही है। पहले दिल्ली में पानी का संकट, फिर दिल्ली में जगह जगह जल जमाव की समस्या और फिर दिल्ली में कोचिंग हादसा।
इन सब से दिल्ली सरकार की छवि को डेंट लगा है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और जेल से सरकार चलना यह मुश्किल हो रहा है। इससे बीजेपी को भी यह कहने का मौका मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। दिल्ली के सारे काम अटके हुए हैं और दिल्ली सरकार का सिस्टम ठप है। दूसरी बात, इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव, कुछ ही महीनों में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जेल भेजे जाने का मुद्दा बनाया था। याद होगा आपको, जिसका स्लोगन था जेल का जवाब वोट से। लेकिन इस कैंपेन की हवा निकल गई थी। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से बीजेपी फिर से अरविंद केजरीवाल पर सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव बना सकती है। वैसे भी आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, बेस्ट शिक्षा मंत्री बता चुके हैं। उनके शिक्षा मॉडल को वर्ल्ड बेस्ट तक बताया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल तो मनीष सिसोदिया के काम की इतनी तारीफ कर चुके हैं कि उनके लिए भारत रत्न तक की मांग की थी। और ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि जिन मनीष सिसोदिया के कामकाज को खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी वर्ल्ड बेस्ट बताते रहे हैं, उन मनीष सिसोदिया को केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली का सीएम क्यों नहीं बना देते। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नेतृत्व को लेकर टकराव और कंफ्यूजन भी दिखा है। पूरी आम आदमी पार्टी भी शराब घोटाले में फंसी हुई है और इस मुश्किल वक्त में कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। एक मंत्री तो इस्तीफा देकर बीजेपी में भी जा चुके हैं और ऐसे वक्त में पार्टी को एक क्लियर लीडरशिप की, स्पष्ट नेतृत्व की जरूरत है। केजरीवाल अभी जेल में है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। पहला यह कि जेल से सरकार चलाने के बीजेपी के अटैक को काउंटर किया जा सकता है। दूसरे ये कि जनता को ये मैसेज दिया जा सकता है कि दिल्ली के नए सीएम सारे रुके हुए काम फटाफट और खटाखट करवा देंगे। तीसरा, संगठन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है उसे भी शांत किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं में यह मैसेज जाएगा कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी राम भरोसे नहीं है। और चौथे ये कि मनीष सिसोदिया को सीएम बनाकर यह मैसेज भी दिया जा सकता है कि केजरीवाल के लिए कुर्सी कोई बड़ी चीज नहीं है। बेस्ट विकल्प मिलते ही केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी। पांचवी बात, शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान कई बार ये बातें उठी कि क्या अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नैरेटिव के बीच अगर केजरीवाल अपनी कुर्सी पर सिसोदिया को बिठा दें तो जाहिर है ये नैरेटिव भी फेल हो जाएगा। छठी बात, मनीष सिसोदिया एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं, 8 साल से डेप्यूटी सीएम हैं। अधिकारियों के बीच भी उनकी अच्छी पैठ है। उनके कमान संभालने से दिल्ली सरकार का कामकाज भी आसान होगा। यानी मनीष सिसोदिया को सीएम बनाकर केजरीवाल एक साथ कई सारी चुनौतियों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। एक बार सुनिए जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है। तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। भ्रष्टाचार का अधिकार, भ्रष्टाचार का अधिकार। अभी मनीष सिसोदिया ना तो डेप्यूटी सीएम हैं न मंत्री हैं। जेल जाने के बाद उन्हें दोनों पदों से इस्तीफा देना पड़ा था और इसीलिए यह सवाल उठता है कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या होगी। और भूमिका को लेकर टकराव अभी से शुरू भी हो गया है। बीजेपी पूछ रही है कि 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखकर यह कहा था कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएंगी। यानी केजरीवाल ने अपनी एक भूमिका को निभाने की जिम्मेदारी आतिशी को दी। लेकिन अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। मनीष सिसोदिया आतिशी से सीनियर हैं। उनके रहते हुए अगर आतिशी केजरीवाल की जगह झंडा फहराएंगी तो सवाल बहुत से उठेंगे। आज जब मनीष सिसोदिया को बेल मिलने की खबर आई तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी बहुत भावुक हो गई। एक बार सुनिए कि उन्होंने
क्या कहा और कहते हुए उनका गला कैसे रुंधा। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। दिल्ली की मंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर अपने जज्बात जाहिर कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें यह कहकर ट्रोल किया गया कि उनके आंसू तो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से उनका कद अब कम हो जाएगा। इस सब के बीच सुनीता केजरीवाल की अनदेखी नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल ही पार्टी का चेहरा बनी हुई थी। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या अब सुनीता केजरीवाल को भी आतिशी की तरह बैक सीट पर जाना पड़ेगा। उधर मनीष सिसोदिया को बेल मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी इतने उत्साह में है कि प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रही है। संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, क्या नरेंद्र मोदी उनका हिसाब देंगे। मतलब गजब ही है। शराब घोटाले का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया। सिसोदिया को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, बार बार जमानत कोर्ट से नहीं मिली और इस सब का दोष नरेंद्र मोदी पर मढ़ दिया। एक बार संजय सिंह और बीजेपी नेता को सुनिए, फिर बताऊंगा कि सिसोदिया को बेल मिलने पर कांग्रेस क्या कह रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे। जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा। 10 लाख के जमानती बॉन्ड पर और पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त पर हर हफ्ते में 2 बार, सोमवार व गुरुवार थाने में जाकर हाजिरी लगाने की शर्त पर जमानत को दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता। धोखाधड़ी, जालसाजी के शराब घोटाले में मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं, 17 महीने में जेल में है, अब भी सशर्त जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी अगर इसको अपनी विजय बता रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हैरानी की बात यह भी है कि जिस कांग्रेस ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाकर पूरी आम आदमी पार्टी को इसमें लपेटा, वो कांग्रेस आज मनीष सिसोदिया को मिली बेल, इस फैसले का स्वागत कर रही है। आखिर 17 महीने तक किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को जेल में क्यों रखना पड़ा, ये सवाल उठता है और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप जांच कीजिए, इसमें कोई नहीं रोक रहा, जांच होनी भी चाहिए, किसी पर भी आरोप लगे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के दौरान आप सिलेक्टिवली कुछ लोगों को, क्योंकि वो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, उनको आप जेल में रखते हो। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को यह राहत जरूर मिलेगी कि दिल्ली और हरियाणा में संगठन में नई ऊर्जा आएगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में संगठन के अंदर के क्राइसिस को सिसोदिया हैंडल कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मनीष सिसोदिया की भूमिका वो तय कैसे करें। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के जेल जाने से पार्टी में सौरभ भारद्वाज और आतिशी के रूप में एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही थी। उनके लिए भी नया रोल तय करना होगा, यानी केजरीवाल के लिए मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। और पाठशाला में अब अगली क्लास, संसद में ऐसी गर्मा गर्मी, ऐसा कुछ हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मोदी ने किया अब ऐसा खेल कि वक्फ बिल पास कराएंगे खुद इंडी और ओवैसी।
जया बच्चन के साथ क्या हुआ कि संसद में बड़ा हंगामा मच गया, आइए इस पर एक चैप्टर दिखाता हूं। कल जब वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ था तो इंडी गठबंधन से लेकर ओवैसी तक सब में ये रेस लग गई कि वक्फ बिल कौन कितना इसका विरोध करता हुआ दिखाई देता है। पूरा माहौल ये बना दिया गया कि जैसे ये बिल लाकर मोदी सरकार ने बहुत गलत किया है। इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि बिल संविधान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, समाज को बांटने की कोशिश है, सोची समझी राजनीति है, फेडरल सिस्टम पर हमला है, बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन यह सारा नैरेटिव कैसे फेक साबित हो गया, फेल हो गया, वो आप इस बात से समझिए कि बिल को पहले तो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और फिर जेपीसी का गठन भी कर दिया गया, जिसमें विपक्ष के भी बहुत सारे उन सांसदों को शामिल किया गया जो बिल का विरोध कर रहे थे। यानी एक तरफ तो ये लोग कह रहे थे कि वक्फ बिल पर सरकार ने किसी से बात ही नहीं की, वक्फ बिल तो मनमाने तरीके से राजनीति के लिए लाया गया, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अगर सरकार की मंशा कुछ और होती तो बिल को लोकसभा में फौरन पास भी करा लेती, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार के पास पूरे नंबर हैं ना, इतने नंबर हैं कि जिससे यह बिल आसानी से पास कराया जा सके। इसलिए यह सिर्फ विपक्ष का एजेंडा लगता है कि जिसमें वो बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस बिल को जेपीसी में भेजा गया और जेपीसी का गठन भी कर दिया गया। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को जगह दी गई है। लोकसभा से बीजेपी के 8 सांसद जेपीसी में हैं तो कांग्रेस के भी 3 सांसद हैं, और जेपीसी में लोकसभा से 4 मुस्लिम सांसदों को भी जगह दी गई है। और उसमें भी कौन कौन है वो भी देख लीजिए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जिन्होंने संसद में इसका विरोध किया था, और मोहम्मद जावेद, समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोइबुल्ला नदवी। राज्यसभा से भी 4 मुस्लिम सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है। इसमें बीजेपी से गुलाम अली, कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, टीएमसी से नदीमुल हक और डीएमके के एम मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं। तो खुद ही देख लीजिए आपकी वक्फ बिल पर चर्चा करने के लिए जेपीसी में मुस्लिम सांसद भी हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों के मुस्लिम सांसद। सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों के भी सांसद हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार इस मुद्दे पर हर किसी की बात सुनना चाहती है, हर किसी का सुझाव लेना चाहती है। लेकिन इसमें भी उल्टा माहौल यह कहकर बनाया जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ गई, इसीलिए जेपीसी में वक्फ बिल को भेजा गया। ये भी बातें की जा रही हैं कि 10 साल में पहली बार किसी बिल को पारित ना कराकर जेपीसी में भेजा जा रहा है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 10 साल में ऐसे कई बिल आए जो पहले कमेटी के पास गए और फिर पारित हुए। 2015 के बाद वक्फ संशोधन बिल 11वां ऐसा बिल है जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। यह पहला बिल नहीं है। इससे पहले 3 क्रिमिनल लॉ बिल भी जेपीसी के पास भेजे गए थे। इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 भी रिव्यू के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 पर चर्चा के लिए भी जेपीसी का गठन किया गया था। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार में 10 और बिल भी चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजे जा चुके हैं। इंडी गठबंधन भले ही वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के गठन को अपनी जीत बताकर खुश हो रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह दांव भी एक तीर से 2 निशाने साधने वाला है। एक तो विपक्ष को यह शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि बिल पर उनकी राय नहीं ली गई, जबकि दूसरे, जब विंटर सेशन में मोदी सरकार एक बार फिर से वक्फ संशोधन बिल को पेश करेगी तो लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी बिल पास कराना आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसकी गणित भी आपको बताता हूं। असल में राज्यसभा का मौजूदा गणित बीजेपी और एनडीए के पक्ष में नहीं है। अभी राज्यसभा में 225 सांसद हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बैठता है 114 का, जबकि एनडीए के खेमे में इस वक्त राज्यसभा में 102 ही सदस्य हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है और 12 सीटों पर चुनाव के बाद राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 237 और बहुमत का आंकड़ा इस हिसाब से हो जाएगा 119। जबकि 7 सीटों पर बीजेपी की जीत होने पर एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी। बीजेपी को 6 नॉमिनेटेड सदस्यों और 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है और ऐसे में
उनके समर्थन वाले सांसदों की संख्या 117 पहुंचेगी, यानी बहुमत से 2 सांसद कम। लेकिन राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं और इसके अलावा 4 नॉमिनेटेड सदस्यों की भी सीट खाली है। सरकार 4 सदस्य नॉमिनेट करती है तो सदन की स्ट्रेंथ बढ़कर 241 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा कितना हो जाएगा? 121। ऐसे में चारों नॉमिनेटेड सदस्य एनडीए के होंगे, इसीलिए उनके खेमे में सदस्यों की संख्या 117 से बढ़कर 121 हो जाएगी, यानी उम्मीद है कि विंटर सेशन की शुरुआत होने तक एनडीए को राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाएगा। इंडी गठबंधन कुछ भी कहता रहे, वोट बैंक की राजनीति के लिए भले ही विरोध करता रहे, लेकिन सच ये है कि सरकार एक बड़ा सुधार करने जा रही है और सबसे लगातार बातचीत भी कर रही है। कल बिल को जेपीसी भेजा गया, आज मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के फाउंडर चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती समेत 10 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल ने किरण रिजिजू से मुलाकात की। इन सभी लोगों ने वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए की गई पहल के लिए मोदी सरकार का आभार जताया और कहा कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने से वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगेगी और असल जरूरतमंदों को वक्फ की संपत्तियों से होने वाली कमाई का फायदा मिलेगा। सुनिए किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा। हम इसका स्वागत ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ सेक्शन लाए गए हैं वो जितनी तारीफ की जाए कम है। इससे पारदर्शिता आएगी, जो मिसयूज ऑफ द फंड हो रहा था उस पर रोक लगेगी और जो एक हठधर्मिता वक्फ बोर्ड ने लगा रखी थी उस पर रोक लगेगी। जो कंपोजिशन ऑफ दी वक्फ कमेटियां हैं, चाहे स्टेट की हो, जो सेंटर की हो, उसके प्रोविजन को हम अप्रिशिएट करते हैं। वो फलाह औलाद में बेटियों को राइट दिया गया, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ओवर इन ऑल जो हम चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही तरीके डेवलपमेंट हो, क्योंकि वक्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में इसलिए करता है इंसान कि उसकी आमदनी, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए हो, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, जो वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा था। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वक्फ बिल आम मुसलमानों के हित में है और इस पर विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति के लिए लोगों को बहका रहा है। सच तो यह भी है कि जब भी सरकार कोई बड़ा सुधार करती है तो इंडी गठबंधन अड़ंगा लगाने के लिए जरूर पहुंचता है। वक्फ बिल भी ऐसा ही एक सुधार है जो सुधार करना बहुत आवश्यक था और इसकी मांग भी बहुत दिनों से हो रही थी। अब यह समझना भी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को वक्फ संशोधन बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। असल में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड देश में जमीनों का तीसरा बड़ा मालिक है। वक्फ बोर्ड के पास देश में करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। नए कानून में वक्फ बोर्ड को अपनी सारी जमीनों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल अलग अलग राज्यों में वक्फ की जमीन को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। देश भर में वक्फ की कुल 3,56,047 संपत्तियां हैं, जिनमें 19,207 को लेकर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जबकि 12,792 को लेकर वक्फ बोर्ड में केस चल रहे हैं। यूपी में वक्फ बोर्ड की 1,26,335 संपत्तियां हैं, जिनमें 1162 डिस्प्यूटेड हैं, विवादित हैं। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 33,147 में से 4,232 संपत्तियों पर विवाद है। तेलंगाना में 32,158 संपत्तियों में से 3,611 विवादित हैं और इसी तरह पंजाब में वक्फ बोर्ड की 25,403 संपत्तियों में से 2,354 पर विवाद चल रहा है और मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 15,000 संपत्तियों में से 1,062 विवादित हैं। तो इतने सारे डिस्प्यूट जहां हैं, जाहिर है वहां समाधान की तरफ कदम उठने चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पर बहुत सारे विवाद होते रहे हैं। वक्फ बिल का एक मकसद इन विवादों को समाधान की तरफ ले जाने का है, ताकि विवादों का जल्दी निपटारा हो। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड के संचालन में चुनिंदा लोग ही अभी तक प्रभावशाली होते रहे हैं। इसमें भी सुधार करके वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट बदलने की बात इसमें है, जिसके लिए नए कानून में कई रिफॉर्म्स को शामिल किया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 में पुराने कानून के आर्टिकल 40 को आर्टिकल 40 को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो जिस जमीन को अपना घोषित कर दे, उस पर उठे सवाल पर फैसला केवल वक्फ ही कर सकता है। नए कानून में वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से करवाना जरूरी होगा और इसके साथ ही डीएम
इन संपत्तियों के मैनेजमेंट और इनसे होने वाली कमाई पर नजर रख सकेंगे। राज्य वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करना होगा। शिया और सुन्नी मुसलमान समुदाय के पिछड़े लोगों को भी वक्फ बोर्ड में जगह देनी होगी। तो एक तरफ वक्फ बिल का विरोध करके इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है और दूसरी तरफ अब इंडी गठबंधन के नए टारगेट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ गए हैं। राज्यसभा में जब इंडी गठबंधन का एजेंडा नहीं चल पा रहा तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ इंडी गठबंधन की आंखों को चुभने लगे हैं। हालत यह है कि राज्यसभा चेयरमैन का विरोध इस बात पर होने लगा कि उनके बोलने का लहजा सही नहीं। विपक्ष के नेताओं ने जगदीप धनखड़ पर एक साथ हमला बोल दिया। पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद तो हद ही हो गई। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने तो एक ऐसी बात कह दी कि हंगामा ही शुरू हो गया। और यह पहली बार नहीं था जब जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में बहस हुई हो, लेकिन इस बार जया बच्चन ने कह दिया कि उन्हें उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं। और इसके बाद जगदीप धनखड़ को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में जया बच्चन को नसीहत दे दी कि चेयर के साथ बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है। बाद में मामला इतना गर्मा गया कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया तो बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए विपक्ष की कौन सी मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा शुरू हुआ वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कैसे जया बच्चन और जगदीप धनखड़ भिड़ गए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब आज बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के एक पुराने बयान को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि घनश्याम तिवाड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि उन्होंने मामले को खुद देखने की बात कही थी और ऐसे में जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी से बात हो गई। घनश्याम तिवाड़ी ने जो कुछ कहा है वो संस्कृत भाषा में था और वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ कर रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी की टोन सही नहीं थी, उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी ने खड़गे की प्रशंसा की थी और प्रशंसा के लिए कोई माफी क्यों मांगेगा। सदन में इसी बात को लेकर बहस चल रही थी। विपक्ष के नेता एक एक करके बोल रहे थे। सभी का विरोध घनश्याम तिवाड़ी की टोन को लेकर था, लेकिन जब जया बच्चन ने बोलना शुरू किया तो एक बार फिर उनके निशाने पर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ आ गए। लेकिन जया बच्चन को जब जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। पूरे मामले पर जया बच्चन ने क्या कहा वो भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के वॉकआउट पर कैसे क्लास लगाई। I know you want to destabilize the entire nation.
epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. और ये पहली बार नहीं है जब जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर आए हों। विपक्ष के नेता कभी उनकी मिमिक्री करते हैं, कभी खुलेआम मजाक बनाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर उनको ट्रोल किया जाता है। हर बार जगदीप धनखड़ ने अपनी बात को बड़े सलीके से कहा है। विरोध की सियासत में भी अपने पद की गरिमा को बनाए रखा है। वैसे भी राज्यसभा के सभापति का पद संवैधानिक पद है। सत्ता पक्षी नहीं, विपक्ष को भी उसका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे में सरकार ने विपक्ष के इस रवैये पर सदन में क्या किया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सदन के बाहर आने के बाद जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ पर क्या आरोप लगाए। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. सेलिब्रिटी, हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. हालांकि ये सच है कि जया बच्चन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो मशहूर एक्ट्रेस हैं और 5वीं बार सांसद हैं। इससे पहले जया बच्चन तब नाराज हो गई थी जब उन्हें जया बच्चन की जगह जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाया गया था, लेकिन राज्यसभा के दस्तावेजों में उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन के तौर पर ही दर्ज है। भले ही जया बच्चन आज इस मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज हो चुकी हों, लेकिन इससे पहले बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में हंसी ठहाके भी लग चुके हैं और ये बात लाइटर नोट में डिस्कस भी हो चुकी है। देखिए श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। To श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या उसके बाद। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं।
और आज जो इंडी गठबंधन जया बच्चन का राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज नाम लेने पर सभापति जगदीप धनखड़ के पीछे हाथ धोकर पड़ा नजर आ रहा है, इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाकर आर पार के मूड में दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं को महिला के लिए अच्छे टोन का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब राहुल गांधी ने जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए गलत टोन में बात कही थी। देखिए राहुल ने क्या कहा था, और जब टाइम्स नाउ नव भारत ने राहुल के टोन पर अखिलेश यादव से सवाल किया था तो उनका रिस्पांस क्या था वो भी देखिए। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह चुके हैं कि कब आंख बंद करनी है, कब मुंह बंद करना है, कब कान बंद करने हैं। तो आपने ऐश्वर्या राय पर आंख बंद करी है कि मुंह बंद किया है? तो मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कान बंद करूंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा। लेकिन समय आएगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस तरह का किसी भी महिला के बारे में विचार नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाई तो अब विपक्ष भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। पक्षपात के आरोपों के बीच विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकता है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, रूल बुक के मुताबिक जो भी होगा हम करेंगे। विपक्ष अब भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि जगदीप धनखड़ ने पक्षपात किया और उनके नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। एक बार फिर से सुनिए। घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं। राज्यसभा में हुए जबरदस्त टकराव के बीच आज लोकसभा की एक तस्वीर बहुत चर्चा में रही। आज संसद सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद संसद में ही अनौपचारिक चाय पार्टी हुई, जिसमें एनडीए के साथ विपक्ष के भी कई नेता शामिल हुए। इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई। 2 सीट की दूरी पर बैठे दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। चाय पार्टी में पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, डीएमके सांसद कनिमोई और चिराग पासवान भी शामिल हुए। और पाठशाला में अब अगली क्लास। बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी ने किया बड़ा फैसला, लेकिन गाजा पर रोने वाला इंडी गठबंधन बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप नजर क्यों आया? और बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्या बड़ा ऐलान कर दिया है? अब इसकी क्लास। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की हालत बहुत खराब है। आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को चुन चुनकर टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के हजारों घर तबाह हो चुके हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए कट्टरपंथियों की भीड़ एक साथ हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिर पर हमला कर रही। एक झटके में सब कुछ तबाह करके गायब हो जाती। बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती हालत को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया फिक्रमंद है। पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर बांग्लादेश के नए कर्ता धर्ता बने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से अपील की। पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिस पर गृह और विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को लेकर विपक्ष के नेताओं की खामोशी ने सबको हैरान किया है। विपक्ष के जो नेता कुछ दिन पहले गाजा में हो रहे हमलों को लेकर आंसू बहा रहे थे, उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, वो आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक शब्द नहीं लिख रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विपक्ष की खामोशी और दोहरा चरित्र मैं आपको बताऊं, उससे पहले यह बताता हूं कि आज पीएम मोदी ने किस तरह बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को रोकने की अपील की है। इसके बाद संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी वो संदेश दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक शब्द नहीं लिखा। आज पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम
हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द बांग्लादेश के वापस लौटने की उम्मीद करते हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है और जरूरत पड़ी तो हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार की हर संभव मदद भी कर सकती है। पीएम मोदी की इन बातों ने बांग्लादेश के लाखों हिंदुओं की चिंता को कम करने का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस बेहद गंभीर मामले पर हिंदू शब्द के इस्तेमाल तक से परहेज कर रहे हैं। आप सबसे पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट देखिए जिसमें वो बांग्लादेश की नए ये जो एंट्रिम गवर्नमेंट बन रही है उसके पीएम को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं लिखा है। इस पोस्ट को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ भी रहे हैं कि ये वही राहुल गांधी हैं जो गाजा में मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार लिखते रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द भी उनसे नहीं लिखा जा रहा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में बांग्लादेश के नए पीएम को बधाई देते हुए लिखा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। इस वक्त शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। राहुल गांधी बांग्लादेश में शांति बहाली की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की शांति और सुरक्षा को लेकर स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखते। आप देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी हैं जो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर चिंता भी कर रहे हैं और वहां के पीएम से हिंदुओं की रक्षा करने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक शब्द भी नहीं लिखते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर यूनाइटेड नेशंस तक ने चिंता जाहिर कर दी है, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता भी इस गंभीर मामले में हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके कुछ लिखने से परहेज कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के इस दोहरे व्यवहार को लेकर आज संसद में भी बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर राहुल गांधी से कई सवाल पूछे। पहले आप अनुराग ठाकुर की बात सुनिए और इसके बाद राहुल गांधी की वो पोस्ट भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि गाजा के मुसलमानों पर हुए हमलों को लेकर वो किस तरह की बातें लिखते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहां पर आकर आप नहीं करते हो। संसद में अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जिस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो भी आपको दिखाता हूं मैं। ये है वो पोस्ट। इसमें आप स्पष्ट देखिए, राहुल गांधी ने ये पोस्ट पिछले साल 19 अक्टूबर को की थी और इसमें राहुल गांधी ने गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। यह है वो पोस्ट। इस पोस्ट में राहुल गांधी गाजा में हवाई हमलों में मारे गए मुसलमानों को लेकर बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं और इसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि गाजा में बच्चों समेत हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। राहुल गांधी की बांग्लादेश को लेकर की गई आज की पोस्ट को देखकर उनकी ये पुरानी पोस्ट भी बहुत वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह गाजा के हमलों को मानवता के खिलाफ बता रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर इस तरह की बातें क्यों नहीं लिखते? तुष्टीकरण की राजनीति में क्या विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा? आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश से
10 लाख हिंदू गायब हो गए। यानी हर साल 1 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया। आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की चर्चा पूरे देश में है, तो उसके बावजूद हमारे देश के विपक्ष के नेताओं के पास इसको लेकर कोई फिक्र नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पीएम मोदी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी बीएसएफ के ईस्टर्न कमान के पूर्वी कमान के एडीजी को सौंपी गई है। यह कमेटी भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी करेगी और इसका अपडेट भारत सरकार को देगी। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मौजूदा हालात का जायजा भी लेगी। यह कमेटी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगी ताकि भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले दूसरे अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी बांग्लादेश में रह रहे भारतीय हिंदू समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार 1-on-1 बातचीत करेगी। यही वजह है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के दौरान 19,000 भारतीय लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। यानी भारत सरकार बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक शब्द भी लिखा नहीं जा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत का संत समाज बहुत दुखी और आक्रोशित है। आज बाबा बागेश्वर ने भारत सरकार से यह मांग की है कि बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाया जाए और यहां शरण दी जाए। पहले आप बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए। हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, जो भी आना चाहें, उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिढ़ाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार कर। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है।